स्कूल की छोटी सी सुंदर लड़की चुपके से छुट्टी के बाद तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी। तुम्हें क्या पता था कि तुम बस अभी अभी एक अंधेरी गली में मुड़े ही थे कि वो अचानक बीमार सी बन गई, एक सिरिंज निकालकर तुम्हारी टांग में घोंप दी। जब तुम दोबारा जागे तो लेंग किंगक्यू की आंखों की पुतलियां दिल के आकार में बदल चुकी थीं। एक हाथ में चाकू लिए वो अपना पैर उठाकर तुम्हारे मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। वो झुककर तुम्हारे पास आई, उसकी गर्म सांसें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थीं। डियर, तुम्हें पता है ना बात न मानने की सजा क्या होती है? तुम्हें प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना वो अचानक पास आकर तुम्हें कसकर पकड़ लेती है। तुम्हारा दिमाग एकदम से बंद हो जाता है। पूरे 2.5 मिनट बाद वो संतुष्ट होकर उठती है। उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। अरे, तुम भी लाल हो गए क्या? तुम्हारा शर्माना कितना क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है। उसकी वो निगाह जैसे वो तुम्हें खा ही जाएगी, तुम्हारी रूह तक कांप जाती है। तुम खुद को जबरदस्ती शांत करते हो और जल्दी जल्दी चारों तरफ देखते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम एक ठंडी और डरावनी तहखाने में बंधे हुए हो। तुम्हारी आवाज कांपने लगती है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि स्कूल में शांत और मासूम दिखने वाली वो लड़की असल में ऐसी अजीब आदतें रखती हैं। वो कमर पर हाथ रखकर बेझिझक कहती है, मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, तुम्हारी जिंदगी की इकलौती गर्लफ्रेंड। अगली बार ऐसा मत कहना, नहीं तो मैं बहुत बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। गर्लफ्रेंड? मेरी कब से गर्लफ्रेंड हो गई? उसके चेहरे की मीठी मगर खतरनाक मुस्कान देखकर तुम कांप उठते हो और जल्दी से सिर हिलाते हो। मैं आगे से ऐसा नहीं कहूंगा। अच्छे बच्चे, कहते ही वो तुम्हें एक और घुटन भरा जोशीला किस देती है, फिर अपने होंठ चाटती है। पसंद आया? तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, तुम एक शब्द भी नहीं बोल पाते। तुम छटपटाते हो, ये जगह क्या है? तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? वो शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, अब भी बेकार के सवाल पूछ रहे हो। मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। चलो बता देती हूं। जहां तुम बैठे हो वो मेरा खास ट्रेनिंग रूम है। तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं। ट्रेनिंग रूम? ये नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो तुम्हारी ठुड्डी पकड़कर सीधा तुम्हारी आंखों में देखती है। जब तुम मेरी बात नहीं मानते तब मैं यहां तुम्हारी आदतें सुधारती हूं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, आगे से अपनी नरमी किसी और लड़की को मत देना। उसकी आवाज अचानक तेज हो जाती है। तुम कुछ समझ नहीं पाते। तो मैंने क्या गलती की जो तुम मुझे यहां लाई? वो कई तस्वीरें निकालकर तुम्हारे सामने फेंक देती है। सब चोरी छुपे खींची गई तस्वीरें हैं जिनमें एक लड़का अलग अलग लड़कियों के साथ दिख रहा है। तुम्हारा दिल धक से रह जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें कोई खास करीबी हरकत नहीं दिखती। बस बातें कर रहे हैं। और उन लड़कियों में से तुम किसी को भी नहीं जानते। भले ही उस लड़के की पीठ कुछ जानी पहचानी लगे, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम हैरान हो जाते हो, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? लेंग किंगक्यू गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, बताओ, मैं उनसे कम कहाँ हूं? तुम जल्दी से समझाते हो, मैं उन्हें जानता भी नहीं और वो लड़का मैं नहीं हूं। वो ठंडी हंसी हंसती है। मुझे पता था तुम मानोगे नहीं। लगता है तुम्हें थोड़ा सा सजा देना पड़ेगा, तभी तुम सुधरोगे। बात खत्म होते ही वो पीछे से एक चमकती लोहे की छड़ निकालती है। तुम्हारा दिल बैठ जाता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम क्या करने वाली हो? तुम डर के मारे जोर जोर से छटपटाते हो, लेकिन लोहे की जंजीरें तुम्हें कसकर बांधे हुए हैं। बिल्कुल तुम्हें सजा दूंगी। वो मासूम मुस्कान के साथ कहती है, अगर मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं तो तुम कभी भाग नहीं पाओगे और हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसकी पागलपन भरी मुस्कान देखकर तुम्हारे माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। अरे, ये तो सच में करने वाली है। तुम घबरा कर कहते हो, डियर शांत हो जाओ। सोचो, अगर तुम मेरी टांग तोड़ दोगी तो फिर तुम्हारे साथ कौन घूमेगा, कौन खेलेगा? वो सिर टेढ़ा करके बेपरवाही से कहती है, जब तक तुम हमेशा मेरे पास रहोगे मैं खुश रहूंगी। अच्छा बच्चा, मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। वो झुककर अपनी ठंडी आंखों से तुम्हें घूरती है, फिर उंगली से तुम्हारे गाल को छूती है। उसके बाद लेंग किंगक्यू धीरे धीरे लोहे की छड़ उठाती है। हे भगवान, मारने से पहले कम से कम बेहोशी की दवा तो दे दो। अचानक तुम जोर से जाग जाते हो। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा होता है। ठंडा पसीना तुम्हारी पीठ भिगो चुका होता है। क्या वो सब एक बुरा सपना था? तुम अपने सामने अपने कमरे को देखते हो, फिर अपनी टांग छूते हो। सब ठीक है, कहीं कोई चोट नहीं। लगता है सच में सपना था। तुम लंबी सांस लेते हो। वैसे भी मेरी सीट पार्टनर लेंग किंगक्यू इतनी शांत और मासूम है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन जैसे ही तुम घर से बाहर निकलते हो और स्कूल जाने लगते हो, तुम मुड़ते हो और उसे सामने खड़ा देखते हो। तुम चौंक जाते हो। अरे, तुम यहां कैसे? तुम हैरान हो, उसका घर तो यहां नहीं है, फिर ये मेरे पड़ोस से कैसे निकल रही है? लेंग किंगक्यू सिर टेढ़ा करके शरारती मुस्कान देती है। मैं यहीं रहती हूं। मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूं, तुम मेरे पड़ोस में कैसे रहने लगे? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? तुम लगभग हंस पड़ते हो। अरे, मैं पहले घर से निकला था और तुम जैसी अमीर लड़की तो गाड़ी में आती जाती है, यहां कैसे रहने लगी? वो नाक सिकोड़ते हुए कहती है, मैं गाड़ी से आकर यहां घर किराए पर नहीं ले सकती क्या?
मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसलिए मैंने तुम्हारे बगल वाला घर किराए पर ले लिया। प्यारे क्लासमेट, अब हम पड़ोसी हैं। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे चिपक जाती है। चलो साथ में स्कूल चलते हैं। उसके शरीर की नरमी तुम्हारे हाथ पर महसूस होती है। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। अरे छोटे क्लासमेट, तुम तो लाल हो गए। वो हंसते हुए तुम्हारा गाल दबाती है, फिर जानबूझकर तुम्हारे कान के पास आकर धीरे से फूंक मारती है। जियांग ही कग, मुझे पीठ पर लेकर चलो, मैं तुम्हें 2.5 पैसे दूंगी। तुम कुछ कह पाते उससे पहले ही वो बिल्ली की तरह छलांग लगाकर तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाती है। दोनों हाथों से तुम्हारी गर्दन पकड़ लेती है, तुम्हारी गर्दन को कसकर पकड़ लेती है। वैसे भी हम दोनों क्लासमेट हैं, एक दूसरे की मदद करना तो बनता है, और ऊपर से 2.5 पैसे की बड़ी रकम भी मिलेगी। तुम सावधानी से उसकी टांगों को संभालते हो, डरते हो कि कहीं वो गिर न जाए, लेकिन उंगलियों से महसूस होने वाली उसकी मुलायम त्वचा के कारण तुम अनजाने में हल्का सा दबा देते हो। लैंग किंग्क्यू तुम्हारे कान के पास एक अजीब सी हल्की आवाज निकालती है, फिर एक हाथ से तुम्हारा कान पकड़ लेती है। तुम क्या कर रहे हो? स्कूल के मोड़ तक पहुंचने के बाद ही तुम उसे नीचे उतारते हो। दोनों साथ साथ क्लास में जाते हैं। तुम अभी बैठे ही थे कि तुम्हारा दोस्त यांग वे तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देता है, चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ। भाई, होमवर्क दिखा दे जरा। लैंग किंग्क्यू तुम दोनों की इस नजदीकी को देखकर नाखुश होकर मुंह बनाती है। तुम्हें तो टीचर ने आखिरी बेंच पर भेज दिया है, फिर भी इतनी हिम्मत है? यांग वे बेफिक्र होकर हाथ हिलाता है। चिंता मत करो, पुराना खिलाड़ी हूं। इस वक्त लैंग किंग्क्यू खुद को रोक नहीं पाती। वो जोर से टेबल पर हाथ मारती है। ए पीले बालों वाले कछुए, अभी तक यहां से गया नहीं? यांग वे नाटक करते हुए कान खुजाता है। अरे आज हमारी मैडम को क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लैंग किंग्क्यू की आंखें ठंडी हो जाती हैं। जैसे ही तुमने जियांग ही से बात की, उसी वक्त तुमने मुझे नाराज कर दिया। यांग वे हंस पड़ता है। क्या हुआ? जियांग ही, तुम्हारा क्या लगता है मैं उससे 2 बातें कर लूं तो तुम्हें इतनी जलन? माहौल गर्म होता देख तुम जल्दी से बीच में पड़ते हो। तुम लैंग किंग्क्यू के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हो। अरे बस करो, सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे हाथ की गर्माहट महसूस कर लैंग किंग्क्यू धीरे धीरे शांत हो जाती है। तुम मन ही मन परेशान होते हो। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन दुश्मनों जैसे लड़ते हैं। सुना है बचपन में यांग वे ने गलती से लैंग किंग्क्यू का खिलौना तोड़ दिया था, और उसने गुस्से में उसे 666 थप्पड़ जड़ दिए थे। फिर उसने भी उसे उतने ही थप्पड़ मारे। उसी दिन से दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई। लैंग किंग्क्यू नाक सिकोड़ती है और तुम्हारी तरफ झुककर कहती है, मुझे उसकी परवाह नहीं। जब तक मेरे पास जियांग ही कग है, मैं खुश हूं। तुम बस हंसकर बात टाल देते हो। जैसे ही क्लास खत्म होती है, यांग वे तुम्हें खींचकर बाहर ले जाता है। चल बास्केटबॉल खेलने चलते हैं और कुछ लड़कियों से मिलवाऊंगा। ये सुनते ही तुम्हें लगता है कि लैंग किंग्क्यू के आसपास का माहौल ठंडा हो गया है। उसकी नजरें यांग वे को जैसे खत्म कर देना चाहती हूं। ये पीले बालों वाला कछुआ मेरे जियांग ही कागा को दूसरी लड़कियों से मिलवा रहा है, लेकिन बास्केटबॉल खेलने की जगह तुम सिर्फ साइड में बैठकर देखते रहते हो। गर्मी के कारण तुम्हारा पसीना निकल रहा होता है। तभी तुम्हारे सामने एक ठंडी कोला की बोतल आती है, साथ में एक मीठी आवाज, पीना है? तुम आदतन मना करते हो, नहीं धन्यवाद। लेकिन जैसे ही तुम ऊपर देखते हो, तुम जम जाते हो। लैंग किंग्क्यू मुस्कुराते हुए तुम्हें देख रही होती है। सच में नहीं लोगे? मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि अगर मना किया तो अच्छा नहीं होगा। वो और पास आकर कहती है, जियांग ही कागा, तुम मुझे बार बार क्यों मना करते हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? उसके इस रूप को देखकर तुम्हें रात वाला सपना याद आ जाता है। तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं। तुम जल्दी से कोला ले लेते हो। ठीक है, धन्यवाद। तुम बोतल खोलकर थोड़ा सा पीते हो। जैसे ही तुम बोतल नीचे रखते हो, लैंग किंग्क्यू उसे छीनकर उसी जगह से पीती है जहां तुमने पिया था। फिर अपने होंठ चाटकर चमकती आंखों से कहती है, इतनी प्यास लगी थी। जियांग ही कागा, तुम्हें हमारे इनडायरेक्ट किस से कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हारा दिमाग सुन हो जाता है। नहीं। वो फिर पूछती है, तुम खेलने नहीं जाओगे? मैं तुम्हें पसीना बहाते देखना चाहती हूं। फिर तुम गर्म होकर अपनी शर्ट भी उतार सकते हो। उसकी बातें सुनकर तुम जल्दी से उसे रोकते हो। मुझे खेलना पसंद नहीं, इतनी गर्मी में मैं बीमार पड़ जाऊंगा। वो उत्साहित होकर कहती है, तो अच्छा है, मैं तुम्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दूंगी। तुम अंदर ही अंदर हैरान रह जाते हो। ये लड़की बिना शर्म के कुछ भी बोल देती है। खुशकिस्मती से बाकी दिन वो थोड़ी सामान्य रहती है। स्कूल खत्म होने के बाद यांग वे फिर तुम्हें पकड़ लेता है। आज तो तुझे कुछ नई लड़कियों से मिलवा कर रहूंगा। तुम सोचते हो कि लैंग किंग्क्यू अब गुस्सा करेगी, लेकिन वो शांत होकर मुस्कुराते हुए कहती है, जियांग ही कग, कल फिर साथ में स्कूल चलेंगे। मुझे आज थोड़ा काम है। लेकिन जब तुम और यांग वे लड़कियों के साथ हंसते बोलते रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हो, उसी समय लैंग किंग्क्यू तुम्हारे अपार्टमेंट के गलियारे में दिखाई देती है। वो अपनी जेब से एक नई चाबी निकालती है और आसानी से तुम्हारे घर का दरवाजा खोल देती है। तुम्हारे कमरे में जाकर वो धीरे से हंसती है, जियांग ही कग,
रात में मेरा इंतजार करना। कुछ देर बाद तुम घर लौटते हो। दिन भर की थकान के कारण जल्दी से नहाकर सो जाते हो। रात के 1 बजे अलार्म की आवाज से लैंग किंकी उठती है। वो चुपचाप तुम्हारे घर के दरवाजे तक जाती है, चाबी से उसे खोलती है और अंदर आ जाती है। वो धीरे धीरे चलती है, हवा को सूंघते हुए कहती है, यहां तो जियांग ही की खुशबू भरी हुई है। उसकी नजर टेबल पर रखे इंस्टेंट नूडल्स पर पड़ती है। वो सोचती है, कल खाना बनाने के बहाने यहां आऊंगी। फिर वो तुम्हारे कमरे के दरवाजे तक जाती है, हल्का सा खोलती है। तुम गहरी नींद में सो रहे होते हो और वो प्यार भरी नजरों से तुम्हें देखती है। कितने क्यूट हो, छूने का मन कर रहा है। लेकिन पहली बार चोरी छुपे आने के कारण वो डरती है और थोड़ी देर बाद वापस चली जाती है। लेकिन पहली बार चुपके से तुम्हारे घर आने की वजह से लैंग किंक्यू को पकड़े जाने का डर रहता है, इसलिए वो थोड़ी देर देखने के बाद ही चली जाती है। वो तय करती है कि कुछ नींद की गोलियां खरीद लेगी और जब तुम्हारे लिए खाना बनाएगी तब उसमें मिलाकर तुम्हें सुला देगी, ताकि उसके लिए काम करना और आसान हो जाए। इसके बाद वो लिविंग रूम में आती है, कुछ छोटे काले गोल डिस्क निकालती है और उन्हें इधर उधर लगाती है। फिर मन न होते हुए भी वहां से चली जाती है। अगले दिन तुम अलार्म से जागते हो। तुम बाथरूम में जाकर तैयार होते हुए सोच रहे होते हो कि आज नाश्ता कैसे करोगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम दरवाजा खोलते हो, सामने लैंग किंक्यू मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। साथ में स्कूल चलेंगे? तुम कहते हो, थोड़ा रुको, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। ये कहकर तुम दरवाजा बंद करने लगते हो, लेकिन वो तुरंत रोक देती है। इतनी जल्दी बंद क्यों कर रहे हो? तुमने नाश्ता नहीं किया तो हम साथ में खा लेते हैं। वो अपने हाथ में पकड़े बैग को हिलाती है। तुम थोड़ा हैरान होते हो, तुम मेरे लिए नाश्ता लाई हो? वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ, तो क्या तुम मुझे बाहर ही खड़ा रखोगे? तुम्हें पता होता है कि तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए तुम चुपचाप मान जाते हो। ठीक है, नाश्ता टेबल पर रख दो, मैं बिस्तर ठीक कर लूं। वो तुरंत कहती है, मैं मदद कर देती हूं। तुम मना करते हो, नहीं, मेहमान से काम नहीं करवाते। लेकिन वो जिद करती है, तो मुझे और मदद करनी चाहिए। तुम हल्का सा शर्माते हो। ठीक है, धन्यवाद। लैंग किंक्यू गुनगुनाते हुए बिस्तर ठीक करने लगती है और मौका मिलते ही चादर से तुम्हारी खुशबू सूंघ लेती है। जब वो काम खत्म करती है, तुम औपचारिक तौर पर उसकी तारीफ करते हो। बहुत बढ़िया, तुम तो कमाल हो। वो नाक सिकोड़कर कहती है, बस दिखावे की तारीफ करते हो। फिर कहती है, चलो नाश्ता करते हैं। उसका लाया हुआ नाश्ता सच में स्वादिष्ट होता है, खासकर सूप डम्पलिंग। तुम पूछते हो, क्या ये तुमने बनाया है? वो जवाब देती है, नहीं, पास की दुकान से लाया है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं सीख लूंगी और रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगी। उसके चेहरे की खुशी देखकर तुम थोड़ा असहज हो जाते हो। वो फिर से शादी के बाद वाली जिंदगी के बारे में सोच रही है। नाश्ते के बाद तुम दोनों साथ में स्कूल जाते हो। इस बार रास्ते में कुछ खास नहीं होता। स्कूल गेट पर तुम यांग वे को देखते हो, उसे हाथ हिलाकर बुलाते हो। लैंग किंक्यू उसे देखते ही नाखुश हो जाती है। सुबह की क्लास जल्दी खत्म हो जाती है। तुम और यांग वे साथ में लंच करने जाते हो। कैंटीन में यांग वे पूछता है, सुबह मैंने तुम्हें लैंग किंक्यू के साथ आते देखा, क्या मामला है? तुम कहते हो, वो मेरे पड़ोस में रहती है तो साथ आना जाना हो जाता है। ये सुनकर यांग वे चौंक जाता है, क्या वो तुम्हारे बगल में रहने लगी? ये तो बहुत जल्दी हुआ। मुझे तो ये संयोग नहीं लगता। तुम कहते हो, शायद वो पहले से ही वहां रहती थी। यांग वे गंभीर होकर कहता है, जियांग, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लैंग किंक्यू के इरादे ठीक नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप खाना खाते रहते हो। वो आगे कहता है, मुझे लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। लेकिन सावधान रहना, वो बहुत चालाक है, कहीं तुम्हें पूरी तरह अपने वश में न कर लेफ्ट। तुम मजाक में कहते हो, क्या मैं कोई खिलौना हूं जो घूमता रहूंगा? तभी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कहीं से हल्की सी हंसी की आवाज आई हो। यांग वे कहता है, मैं सच कह रहा हूं, प्यार में इंसान की समझ खत्म हो जाती है, ध्यान रखना। तुम जवाब देते हो, ठीक है, ध्यान रखूंगा। तभी एक ठंडी आवाज आती है, जियांग ही, क्या संयोग है, फिर मिल गए। लैंग किंक्यू वहां आ जाती है। वो और यांग वे एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर ठंडापन आ जाता है। यांग वे चिढ़कर कहता है, तुम्हें तमीज नहीं है? हम बात कर रहे थे और तुम बीच में आ गई। लैंग किंक्यू ठंडे स्वर में जवाब देती है, और तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जियांग ही के पास बैठे रहते हो, अब जाओ यहां से। अच्छा अच्छा, आप दोनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने एक इशारा किया, यांग वे को संकेत दिया कि उससे झगड़ा मत करो। अरे, ये परेशान करने वाला इंसान, वो खाली हाथ चला गया। लैंग किंक्यू ने एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई। जियांग ही अभी भी मेरी तरफ है। उसने उस पीले बालों वाले कछुए को भगा दिया। आखिरकार मैं ही एक कदम आगे रही। तुमने लाचार होकर एक सांस भरी। तुम देखो, तुम फिर से ऐसे ही कर रहे हो। तुम हमेशा उसके साथ भिड़ते क्यों रहते हो? जब तक वो तुम्हें परेशान नहीं करता, मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। अरे छोड़ो ये सब। क्या हुआ? मुझे ढूंढने क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें नमस्ते कहने आया था। ए ले,
इस बार तो तुम पूरी तरह से असहज हो गए। तुम सोच रहे थे कि उसके छेड़ने का कैसे सामना करोगे। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? अच्छा ठीक है, तुम भी ना। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम अपना काम करो। बोरिंग है तो मैं पहले चलती हूं, लेकिन अकेलापन महसूस मत करना। लेंग किंक्यू के जाने के बाद तुम भी क्लास में लौटकर कुछ सवाल हल करने लगे। क्या तुम हमेशा यहीं बैठकर पढ़ते रहते हो? जियांग, ये तुम सच में बहुत मेहनती हो। पता नहीं कब लेंग किंक्यू तुम्हारे पीछे आ गई और अपना सिर तुम्हारे कंधे पर रख दिया। ये क्या कर रही हो? इतने लोग देख रहे हैं। जल्दी अपनी सीट पर बैठो। अरे, शर्म आ रही है। हा हा। तुम्हारे कान गर्म हो गए और चेहरा लाल हो गया। ये रोज ऐसे ही तुम्हें परेशान करती है। इसे कभी बोरियत नहीं होती। अचानक तुम्हें लेंग किंक्यू से एक अलग सी खुशबू आई, जैसे तेल धुएं की। क्या वो दोपहर में? इस समय लेंग किंक्यू ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि तुम देख रहे हो या नहीं। उसने हल्के से तुम्हें काटा और अपनी सीट पर वापस चली गई। उसकी शरारती मुस्कान देखकर तुम रोने जैसे हो गए। ये क्या है? क्या मुझे खा जाओगी? जियांग, ये तुम बहुत खुशबूदार हो, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। अरे बहन, मैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें गंदा नहीं लगता। मुझे काट लिया, सॉरी। अरे, चाहो तो तुम भी मुझे काट सकते हो। ये कहते हुए लेंग किंक्यू ने अपना कान तुम्हारी तरफ बढ़ाया। इतने लोगों के सामने मैं तुम्हें काटूं? क्या मैं कुत्ता हूं? ओह, मतलब अगर आसपास कम लोगों तो कर सकते हो? नहीं कर सकता। फिर लेंग किंक्यू ने तुम्हें फिर से खूब छेड़ा। तभी क्लास की घंटी बज गई और तुम बच गए। लेकिन तुम जल्दी ही समझ गए कि क्लास में भी लेंग किंक्यू शांत नहीं रहती। अरे, मैं इंग्लिश बुक नहीं लाई। जियांग ही, हम दोनों साथ में देख लेते हैं। ये कहकर लेंग किंक्यू तुम्हारे बहुत करीब आ गई। मैं कह रहा हूं, किताब देखने के लिए इतना पास आने की जरूरत नहीं है। पीछे से देखने पर तुम्हारे और उसके कंधे ऐसे लग रहे थे जैसे चिपक गए हो। श्श, क्लास चल रही है, बात मत करो। कुछ देर बाद तुम्हें लगा जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। नीचे देखा तो वो लेंग किंक्यू का हाथ था। तुमने आह भरी और उसका हाथ हटाया। ऐसे मत छुओ। अरे, मेरा हाथ खुद ही चलने लगता है। मुझे भी नहीं पता क्यों। सॉरी, थोड़ा सहन करो। लग रहा था लेंग किंक्यू रुकने वाली नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे टीचर से सीट बदलने के लिए कहना पड़ेगा। तुम हिम्मत करो। लेंग किंक्यू ने बहुत गुस्से वाली नजर से तुम्हें देखा, जैसे तुम्हें खा जाएगी। अब तो तुम धमकी देना भी सीख गए हो। अगर तुम इतने आज्ञाकारी नहीं हो तो मुझे तुम्हें फिर से सिखाना पड़ेगा। ये तुमने नहीं सोचा था कि लेंग किंक्यू इतनी प्रतिक्रिया देगी। तुमने धीरे से कहा, तो फिर स्कूल के बाद अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे डर है कि कहीं टीचर पकड़ न ले। स्कूल के बाद? ठीक है, ठीक है, तुम मुझसे माफी मांगो। उसने हल्के से तुम्हारी कमर को दबाया। ठीक है, माफ करना प्लीज। तो बताओ, क्या तुम सीट बदलना चाहते हो? नहीं नहीं, लेंग किंक्यू के साथ बैठना मेरे लिए सम्मान की बात है। अच्छी तरह सोच लो, अगर स्कूल के बाद मैं ये करूं तो ये अभी से भी ज्यादा पागलपन होगा। उसकी आंखों में फिर से दिल के निशान आ गए। तुम्हें लगा कि तुम बुरी तरह फंसने वाले हो, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। तुमने सिर हिला दिया। ठीक है, समझ गया। तुम सच में एक नियम मानने वाले अच्छे स्टूडेंट हो, तो मेरे नियम भी मानने होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे क्लब एक्टिविटी का समय आ गया। इस समय तुम लेंग किंक्यू के साथ शतरंज खेल रहे थे। उसकी आंखों में दिल देखकर तुम डर गए। तुम इतनी उत्साहित क्यों लग रही हो? बस 1 मिनट में स्कूल खत्म हो जाएगा। हे। आखिरकार, जियांग ही, तुम्हें पता है मैंने पूरी दोपहर कितना इंतजार किया है। अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो जाओ, कोई रोक नहीं रहा। तुम्हारी बात सुनकर लेंग किंक्यू हंसने लगी। अभी भी समझने का नाटक कर रहे हो। जल्दी ही क्लब खत्म हो गया और लेंग चिंक्यू ने तुम्हें खींचकर बाहर ले गई। तुम लड़खड़ाते हुए बोले, धीरे चलो, इतनी जल्दी नहीं है। रास्ता देखो, गिर मत जाना। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बात पूरी होने से पहले ही लेंग चिंक्यू गिर गई, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ घुटना छिल गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। तुमने उसे उठाकर पास की कुर्सी पर बैठाया, फिर नीचे झुककर उसके घाव को देखने लगे। घाव ज्यादा बड़ा नहीं था और खून भी अब नहीं निकल रहा था। मैं तुम्हें पहले मेडिकल रूम ले चलता हूं, वहां से पट्टी ले लेंगे। यह सुनकर लेंग किंक्यू थोड़ी शर्माते हुए बोली, क्या तुम मुझे वैसे ही गोद में उठाकर मेडिकल रूम ले जा सकते हो जैसे अभी उठाया था? तुम गिर गई हो और तुम्हारे दिमाग में अभी भी ये सब चल रहा है? तुमने देखा कि आसपास कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा नहीं थी, तो तुमने उसे उठाने का फैसला किया। तुमने उसे अपनी बाहों में उठाया और पीछे से कहा, ठीक से पकड़ लो। फिर तुम मेडिकल रूम की तरफ चल पड़े। लेंग किंक्यू तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत खुश थी। भले ही उसके घुटने में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। जियांग ही, तुम मुंह से कुछ और कहते हो, लेकिन शरीर से कुछ और ही दिखाते हो। लेंग किंक्यू तुम्हें कसकर पकड़कर बैठी रही, जैसे उसे डर हो कि तुम उसे छोड़ दोगे। थोड़ी देर में तुम मेडिकल रूम पहुंचे और उसे बेड पर बैठाया। तुम यहीं रुको, मैं दवा ढूंढ कर लाता हूं। मेडिकल रूम में कोई टीचर नहीं था, तो तुमने खुद ही ढूंढने का फैसला किया। तुमने जल्दी ही दवा और पट्टी ढूंढ ली। लो,
थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। तुमने कॉटन स्टिक से दवा लगाई और उसके घाव के आसपास लगाया, फिर पट्टी लगा दी। अब ठीक हो जाना चाहिए। तुमने कॉटन स्टिक को कूड़ेदान में फेंका और दवा वापस रख दी। अब दर्द हो रहा है या कम हो गया? क्या तुम चल सकती हो? अब ज्यादा दर्द नहीं है। वो नीचे उतरी और खड़ी होकर चलने की कोशिश की। थोड़ा और संभल कर चलना, स्कूल के बाहर जाकर टैक्सी ले लेना, ठीक है? जियांग, ये तुम बहुत अच्छे हो। इतनी तारीफ मत करो। मुझे लगता है कोई भी अच्छा इंसान ऐसा ही करता। अरे, वो धीरे धीरे चलने लगी। जरा मुझे सहारा दे दो, तुमने बेबस होकर कहा। इस बार से सीख लेना, अगली बार ध्यान रखना। तुम उसके पास गए और उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। ऐसे ठीक है? चलो चलते हैं। तुम सोच रहे थे कि यह सिर्फ हल्की चोट है। क्या सच में इतना दर्द हो सकता है? लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि लेंग किंग्यू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जल्दी करने से क्या फायदा मिलता है? जल्दी ही तुम दोनों घर पहुंच गए। तुमने उसे नीचे उतारा। ये लड़की तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी तुम्हें कह रही थी कि उसे उठाकर ले जाओ। सच में परेशान करने वाली है। इतनी सी चोट में सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती? तुमने शिकायत की। मैं तो थक गया। लेंग किंग्यू ने घमंड से कहा, अगर तुम्हें सच में दिक्कत होती तो तुम मुझे उठाकर यहां तक नहीं लाते। तुम मुझे उठाकर लाए और अब शिकायत कर रहे हो। जियांग, ही तुम सच में जो कहते हो वो नहीं करते। ठीक है, जैसा तुम सोचो। तुमने दरवाजा खोला, अंदर गए और चप्पल पहनकर दरवाजा बंद करने लगे। क्या तुम मुझे बाहर ही छोड़ दोगे? और क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? लेंग किंग्यू ने दरवाजा रोक लिया। तुम्हारा घर पास में ही है, अपने घर नहीं जा सकती? लेंग किंग्यू कुछ नहीं बोली, बस तुम्हें देखती रही और दरवाजा बंद नहीं होने दिया। तुमने हार मानकर उसके लिए चप्पल निकालकर जमीन पर रख दी। लो, पहन लो। क्या ये भी मैं पहनाऊं? इतना सुनते ही लेंग किंग्यू की आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो अच्छा आइडिया है। तुमने कहा है तो मैं मना कैसे करूं? उसने एक पैर उठा दिया। तुमने मन में सोचा, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम नीचे झुके, उसका पैर पकड़ा, जूता उतारा और जल्दी से निकाल दिया। तुमने मन में कहा, ये तो जैसे केले का छिलका उतार रहे हो। फिर तुमने उसे चप्पल पहनाई और दूसरा पैर भी वैसा ही किया। लेंग किंग्यू तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम उसे ऐसे झुके हुए देखकर बहुत खुश थी। लगता है जियांग ही बहुत आज्ञाकारी है। शायद उसे बाद में कोई इनाम देना चाहिए। जूते पहनने के बाद तुमने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और कुछ चाहिए? नहीं। लेंग किंग्यू अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। तुमने कहा, तुम यहां बैठो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम अपने कमरे में क्यों जा रहे हो? मेहमान को अकेला छोड़ दोगे? तुम बहुत बदतमीज हो। तुम उसे जवाब नहीं दे पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद लेंग किंग्यू और खुश हो गई। तो क्या जियांग ही मुझे इस घर की मालकिन मान चुका है? इतनी जल्दी? वो हंसने लगी। आओ यहां, बस 1 मिनट। तुमने कहा, मुझे पता है तुम कुछ गड़बड़ करोगी। अरे, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी, बस 1 मिनट। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगी। क्या इनाम? तुम्हारी स्टीम गेम लिस्ट, मैं सब खरीद दूंगी। ये सुनकर तुम सोच में पड़ गए। ये ऑफर बहुत अच्छा था। तुमने सोचा, एक बार रिस्क ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये मेरा घर है। तुम धीरे धीरे उसके पास गए। क्या बात है, जल्दी बोलो। लेंग किंग्यू अचानक उठी। जियांग ही को लगा कुछ गलत होने वाला है। वो भागना चाहता था, लेकिन वो उसे पकड़कर नीचे दबा चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लेंग किंग्यू तेजी से सांस ले रही थी। जियांग ही को ऐसा लगा जैसे वो उसकी सांस देख सकता है। अभी तो सर्दी भी नहीं है। फिर से उसकी आंखों में दिल के निशान आ गए। ये स्थिति बहुत खतरनाक थी। उसके बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। तुमने कहा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर में चोट है, वापस सोफे पर जाओ। उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब छोटी बात है। तुम भूल तो नहीं गए कि तुमने क्लास में क्या वादा किया था? मैंने कितनी बार सोचा है ऐसा करने के बारे में। उसने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। तुमने कहा, शांत हो जाओ, मैं अब खुद को रोक नहीं सकती। पूरा दिन मैंने इंतजार किया है। उसने होंठ चाटे जैसे कोई खाने के सामने हो। तुमने हाथ से उसका मुंह रोकने की कोशिश की। तुम सच में भूखी हो क्या? लेकिन उसने कहा, अब रुकना मत। लेंग किंग्यू और पास आ गई। जियांग ही का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन आखिर में लेंग किंग्यू ने सिर्फ उसे गुदगुदी की। जल्दी माफी मांगो, वरना मैं नहीं रुकूंगी। तुम हंसते हुए बोले, बस करो। लेंग किंग्यू हंसने लगी और कुछ देर बाद रुक गई। फिर वो उसके ऊपर बैठ गई। तुमने सांस ली और कहा, मुझे लगा तुम कुछ और करोगी। उसने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुमने कहा, कुछ नहीं। लेंग किंग्यू ने कहा, मुझे सब पता है। फिर वो उठ गई। अब वो जल्दबाजी नहीं कर रही थी। उसने सोचा, धीरे धीरे करना बेहतर है। ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं। आज रात मैं तुम्हें अपना खाना बनाकर खिलाऊंगी। तुमने कहा, तुम मेरे घर में खाना बनाओगी? उसने कहा, क्यों नहीं? तुम्हारे कूड़ेदान में इंस्टेंट नूडल्स पड़े हैं। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी पड़ोसी हूं, मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। तुमने कहा, मैं रोज नहीं खाता, बस कभी कभी। उसने कहा, फिर भी नहीं।
आज मैंने कुकिंग क्लब में बहुत मेहनत की है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुमने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराई, लेकिन पढ़ाई करते समय भी वो शांत नहीं रही। वो बार बार तुम्हें छू रही थी। ये सवाल मुझे समझाओ। तुमने कहा, मैंने कल ही तुम्हें यह सिखाया था। उसने कहा, मैं भूल गई। तुमने कहा, झूठ मत बोलो। फिर तुमने कहा, चलो अब खाना बनाओ। उसने तुम्हारे माथे पर हल्का सा मारा। फिर वो फ्रिज के पास गई। तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ अनहेल्दी चीजें हैं। तुमने कहा, मैं खाना नहीं बनाता। उसने कहा, चलो मेरे घर, वहां सब सामान है। ओह, जियांग ही लेंग किंग्यू के साथ बगल वाले कमरे में आया। मानना पड़ेगा, उसका ये कमरा उसकी अपनी किराए की जगह से काफी बेहतर सजा हुआ था। सच में पैसा हो तो इंसान मनमर्जी करता है। अरे, इसका किराया कितना होगा? मनमर्जी शब्द सोचते ही शायद लेंग किंग्यू का ये अजीब कंट्रोल करने वाला स्वभाव भी उसके घर वालों ने ही धीरे धीरे पैदा किया होगा। लेंग किंग्यू ने फ्रिज खोला। जियांग ही का मुंह ओ के आकार का हो गया। अंदर पूरी तरह भरा हुआ था, तरह तरह की सब्जियों से, बिल्कुल सजा संवरा, जैसे किसी ओसीडी वाले को बहुत खुशी दे दे ऐसा दृश्य। देखो तो, यही तो एक फ्रिज का सही रूप होना चाहिए। तुमने इसे इतना साफ सुथरा कैसे रखा है? मैं तो घर के कामों में बहुत अच्छी हूं, ताकि उस पर अपने गृहस्थी में निपुण होने का इंप्रेशन और गहरा कर सकूं। ठीक है, असल में हर सुबह उसके स्कूल जाने के बाद कोई आकर सब साफ कर जाता है। जियांग ही ने चारों तरफ देखा। सच में सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। क्या देख रहे हो? पहली बार मेरे कमरे में आए हो, कहीं तुम मेरे बेडरूम में झांकने का तो नहीं सोच रहे? शाओ, ही तुम भी ना हमेशा अजीब चीजों के बारे में सोचते रहते हो। मैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बेकार मत बोलो। पक्का? मेरा कमरा काफी बड़ा है, अंदर बहुत अच्छी चीजें भी हैं। ये बात कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जैसे किसी ने ऐसी बातों पर भरोसा करके कुछ अनकहे हादसे झेल लिए हों। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे, कितना अफसोस है। तुम जानते हो, मेरे कमरे में हर जगह तुम्हारी तस्वीरें लगी हैं। सुबह से रात तक, हर मौसम की हर एक फोटो मुझे दीवाना बना देती है। अगर तुम देखोगे तो जरूर खुश हो जाओगे, और अगर खुश नहीं हुए तो मुझे कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। आज रात मापो टोफू बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं खाने में नकचढ़ा नहीं हूं। जियांग ही का स्वभाव ऐसा था कि जब तक उसे कोई नुकसान न हो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब सब्जियां और मसाले तुम सब अपने साथ ले जाओ। अरे, मापो टोफू बनाने के लिए इतने सारे सामान की जरूरत होती है क्या? जियांग ही हाथ में मशरूम देख रहा था। अगर उसे सही याद है तो मापो टोफू में मशरूम नहीं लगता। मापो टोफू के लिए चाहिए टोफू, लहसुन की पत्तियां, कीमा, बीन्स पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और सिचुआन पेपर पाउडर, सोया सॉस, लाइट सोया, डार्क सोया वगैरह। अरे, तुमसे किसने पूछा? थोड़ा ज्यादा ले जाओ। अगली बार दूसरी डिश बनानी हो तो फिर लेने नहीं आना पड़ेगा। ओह, मतलब अभी और भी बार आना होगा। अब फ्रिज काफी खाली लग रहा है। शाओ ही, आओ सब्जियां धोने में मदद करो। ओह, बिल्कुल नए शादीशुदा जोड़े जैसा लग रहा है। घर आकर साथ में सब्जियां धोना और खाना बनाना सोचकर ही कितना मीठा लगता है। लो, धो दिया, यहां रख दिया है। बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम बस आराम से खाने का इंतजार करो। जियांग ही सोफे पर बैठकर थोड़ी देर मोबाइल चलाता रहा। कुछ देर बाद उसे खुशबू आई। उधर लेंग किंग्यू का काम लगभग खत्म हो गया था। सीधे बैठो, फोन मत चलाओ, आकर खाना खाओ। टेबल पर मापो टोफू रखा था और कुछ रोटियां भी जो उसने खुद बनाई थीं। जियांग ही ने चॉपस्टिक उठाई और कुर्सी पर बैठ गया। और कुछ नहीं, लेकिन ये मापो टोफू दिखने में तो अच्छा लग रहा था। जैसे ही उसने खाने की कोशिश की, लेंग किंग्यू ने उसे रोक दिया। रुको, पहले मैं फोटो ले लूं। क्लिक, हो गया। लेकिन पहला कौर मुझे ही तुम्हें खिलाना होगा। मुंह खोलो। आह, टोफू मुंह में जाते ही घुल गया। तीखा और मसालेदार स्वाद फैल गया। लेकिन असल में जियांग ही को लगा, 3 शब्दों में स्वाद नहीं आया। और मिर्च और सिचुआन पेपर भी कम था, उतना तीखा नहीं था। कैसा है, कैसा है? लेंग किंग्यू उम्मीद भरी आंखों से पूछ रही थी। ठीक ठाक है, लेकिन स्वाद ठीक से नहीं आया। मुझे लगता है मसाले थोड़े कम हैं, उतना तीखा नहीं है। जियांग ही ने सोचा, झूठ बोलकर उसे खुश करने से अच्छा है सच बता दे, ताकि अगली बार वो सुधार कर सके। ओह, ऐसा। उसकी आंखें उदास हो गईं। उसने पूरा दोपहर मेहनत से सीखा था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं बना पाई। उदास होना तो स्वाभाविक था। सच में स्वाद नहीं आया। उसने खुद चख कर देखा और भी उदास हो गई। क्यों? मैंने तो बहुत मेहनत की, स्टेप्स भी गलत नहीं किए, फिर भी रिजल्ट इतना खराब क्यों? अब जियांग ही को अपना यासाशी आकर्षण दिखाना था। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होना सामान्य है। आगे करते रहोगी तो और अच्छा बनेगा। इस बार अच्छा नहीं बना, फिर भी मैं इसे पूरा खाऊंगा। ही, शाओ ही, तुम बहुत अच्छे हो। लेंग किंग्यू तुरंत खुश हो गई। इस तरह टोफू और रोटियां खत्म हुई
और डिनर खत्म हुआ। और हाँ, खाना खाने के बाद फोन चलाना। मेरे साथ थोड़ा खेलोगे? क्या खेलना? तुम खुद खेलो। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें परेशान करूंगी, तुम्हें चैन से गेम नहीं खेलने दूंगी। कोई बात नहीं, मैं रैंक मैच नहीं खेल रहा, तुम जो चाहो करो। तुम ठीक है, तो मैं तुम्हारे कमरे को उलट पुलट कर दूंगी। कर लो, ज्यादा से ज्यादा मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। अध्याय 12, एक बेचैन रात। मुझसे बात नहीं करोगे? देखती हूँ तुम्हारा कमरा उलट पुलट करके तुम्हें कैसे मजबूर करती हूँ मुझसे बात करने के लिए। वो गुस्से में कमरे में घुस गई। सबसे पहले बिस्तर के नीचे देखा। अरे, यहां कोई अजीब किताबों का डिब्बा भी नहीं है। सोचा था कुछ मिलेगा। शाओ ही सच में अच्छा आदमी है, खुद पर कंट्रोल मजबूत है। क्या सच में कोई अपने परिवार के साथ रहते हुए ऐसी चीजें रखता है? अगर पकड़े गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेंग किंग्क्यू ने अलमारी खोली। इतने कम कपड़े, चोरी करने लायक भी कुछ नहीं। उसने कुछ जैकेट उठाकर देखी, सब नई थी। कोई भी पहनी हुई नहीं है। चलो फिलहाल काम चला लेते हैं। हालांकि अभी जियांग ही को पा नहीं सकती, लेकिन कपड़ों से ही कल्पना कर लेती हूं। लेंग किंग्क्यू ने कपड़ों को नाक के पास रखा और बिस्तर पर लौटने लगी। जियांग ही अपने कमरे की आवाजें सुनकर परेशान हो गया। ये तो सच में सब उलट पुलट कर रही है। छोड़ो, पहले गेम खत्म करता हूं। लेंग किंग्क्यू का चेहरा लाल हो गया था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। अरे, यहां कुछ गलत मत करना। कुछ देर बाद वो उठ बैठी। तभी उसकी नजर जियांग ही की बुक शेल्फ पर पड़ी। ये क्या है? उसने किताब निकाली। नाम था वर्ल्ड साइकिक आर्ट स्ट्रेंज टेल्स। नाम से ही पता चल रहा था कि ये टॉप 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जैसी किताब है। बस लोगों को डराने वाली कहानियां, असली नहीं। सोचा नहीं था शाओ ये ऐसी चीजें पढ़ता होगा। खाली हूं, मैं भी पढ़ लेती हूं। जियांग ही ने यह किताब एक बार बुक स्टोर में देखी थी। कुछ पन्ने पढ़कर उसे अच्छी लगी तो खरीद ली। उसे क्या पता था कि यह कितना बड़ा झंझट बन जाएगी। इसमें एक अध्याय था मध्ययुगीन जादू के बारे में। कहा गया था कि इस विधि से इंसान को मरने के बाद की दुनिया में भेजा जा सकता है, जहां इंसान न मरता है, न बूढ़ा होता है, सदा के लिए अमर हो जाता है। इस रिचुअल में बहुत खून खराबा और डरावनी चीजें शामिल थीं, और लेखक को भी लगा होगा कि आज के समय में कौन इसे सच मानेगा। लेकिन मानना सबसे बड़ी बात नहीं थी, असली बात थी इसे करना। हमेशा के लिए साथ रहने का ख्याल एक पागल इंसान के लिए बहुत आकर्षक था। लेंग चिंग्क्यू जल्दी ही इसमें डूब गई। अगर मैं और शाओ ही साथ इस दुनिया में पहुंच जाएं। उसके दिमाग में अनगिनत कल्पनाएं बनने लगीं। लगता है मुझे इस किताब को ध्यान से पढ़ना होगा। भले ही ये किताब की बात हो, लेकिन अगर थोड़ा भी सच हुआ तो मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती। लेंग किंग्क्यू बिस्तर से उठी, दरवाजे से झांक कर बोली, शाओ ही, मैं एक किताब ले जा रही हूं। ओह, ले जाओ। जियांग ही ने सोचा उसने तो सारी किताबें पढ़ ली हैं, जो चाहे ले जाएं। उसे क्या पता था कि वो बाद में पछताएगा कि उसने नाम तक नहीं पूछा। थैंक यू। वो उसे खजाने की तरह संभाल कर ले गई। उसके साथ जियांग ही का एक कपड़ा भी। लेंग किंग्क्यू शायद थक गई थी, फिर जियांग ही को परेशान करने आ गई। ही वो उसके पास बैठ गई। जियांग ही को पसीना आने लगा। अब ये क्या करेगी? कुछ काम है? मेरे पास कैंडी है, खाओगे? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना है। ओह, जियांग ही फिर फोन में लग गया। तुम अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठा सकते हो? क्यों? तुम उठाओगे तो मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊंगी। ओह। जियांग ही ने जैसे ही हाथ उठाया, उसकी जांघ पर कुछ आ गिरा। लेंग किंग्क्यू ने उसकी जांघ को तकिया बना लिया। दोनों एल शेप में बैठ गए। तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, दिया। क्या करोगे? जियांग ही कुछ नहीं कर सका, और उसे लगा उसने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। लेंग किंग्क्यू, अरे, एक लाइन दिख रही है। ओह नहीं, मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। क्या मैं लाल हो गया हूं? अरे, तुम शर्मा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ महसूस होने लगा है? शाओ ही तुम हटो यहां से। बोलते समय भी अटक रहे हो। तुम रोज मेरे साथ ऐसा होता है, फिर भी शर्माते हो। प्लीज हटो। तुम ऐसे रहोगे तो मैं गेम कैसे खेलूं? हाथ ऐसे रखकर खेलोगे तो दर्द होगा। तो मत खेलो। मैंने मना थोड़ी किया है हाथ नीचे रखने से। अगर जियांग ही हाथ नीचे रखता तो क्या होता? कहना मुश्किल है। फोन हाथ में, चेहरा लाल, ऐसे में कौन खेल पाएगा? गेम हार ही जाता। लेंग किंग्क्यू आंखें बंद करके मजे ले रही थी। शाओ ही, तुम्हारी जांघ बहुत आरामदायक है, नरम, गरम। प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं सह नहीं पा रहा। जब मैं पतला हो जाऊंगा तब ठीक होगा। और तुम्हारी खुशबू भी। शाओ, ये तुम बहुत अच्छे महकते हो। मैंने कभी नहीं सुना कि लड़कों की खुशबू होती है। अगर तुम्हें किसी की खुशबू महसूस होती है तो इसका मतलब है तुम्हारा डीएनए उसे चुन रहा है। तो तुम भी मेरी खुशबू महसूस कर सकते हो, है ना? नहीं। आह, दर्द। लेंग किंग्क्यू नाराज हो गई और उसने जियांग ही का गाल पकड़ लिया। तुम कहते हो नहीं महसूस होती, तो मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगी। वो उसकी बाहों के बीच से निकलकर उसकी गोद में बैठ गई।
उसकी साफ आंखें जियांग ही को बांध रही थीं। तुम ये क्या कर रही हो? जियांग ही फिर पसीने में था। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसे लगा जैसे वो गुआन यू बन गया हो, चेहरा लाल। अब क्या दिख रहा है, शाओहे?